नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए अब बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ है। दोस्तों, आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा करें और आपको सिलेक्शन ज़रूर मिले, इसलिए दोस्तों हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमने प्रैक्टिस सेट लिया है वो रुक्मिणी पब्लिकेशन से लिया है। रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो बीएसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम का दोस्तों प्रैक्टिस सेट है, वहाँ से हमने लिया है, जिसमें दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए, ये पूरा 150 प्रश्न का सेट है जिसमें आज हम सिर्फ 50 प्रश्न देखने वाले हैं इस वीडियो में। जो अगला वीडियो हमारा होगा दोस्तों, उसमें हम 51 से लेकर 100 प्रश्न देखेंगे, जिसमें आपके रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग और मैथ जो है आपको प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको रीजनिंग और मैथ के भी कुछ क्वेश्चन करवाए जाएँ। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, बारी बारी से लेकर हम 150 प्रश्न जो है पूरा आपको करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में 50 प्रश्न होंगे, अगले वीडियो में हम आपको फिर 50 प्रश्न देंगे। तो ऐसे ऐसे करके जो है आपको हम 150 प्रश्न की जो है सेट करवाने वाले हैं, जिससे आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएँ। दोस्तों, इस वीडियो को जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर जाकर आप जो है आराम से पीडीएफ जो है आंसर के साथ डाउनलोड कर पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। देखिए, जो विभिन्न खेल और कप होते हैं, यानी कि जो खेल वाला पार्ट होता है, यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं, करंट से भी बनते हैं और अन्य भी प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, जो आगा खां कप है, यह हॉकी में प्रदान किया जाता है। किस खेल में? हॉकी में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इस वीडियो में 50 प्रश्न है, आप कितने प्रश्न सही करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में हुआ है। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं होता है, याद रखना है। और जो अगर हम बात करें महानदी और झेलम और गंगा की, तो इसमें से देखिए जो हमारा हो जाएगा गंगा। गंगा ऐसी नदी है जो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की लंबाई है, और इसका उद्गम भी कहाँ पर होता है? भारत में ही होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। तो भारत में उद्गम होने वाले जो सबसे लंबी नदी है वो क्या हो जाएगी? गंगा हो जाएगी। हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है। तो कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? तो देखिए, पोटेशियम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो पोटेशियम होती है, ये सबसे क्रियाशील धातु होती है, अभिक्रियाशील हमारा होता है पोटेशियम। तो ये जो है जल के साथ आसानी से क्रिया कर सकती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी इस प्रश्न का है राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, फूलों की घाटी यानी कि जिसे हम फ्लावर वैली भी कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस हिमालयी राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वह किस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। तो मैंने बार बार आपको बताया है कि जो फूलों की घाटी है ये उत्तराखंड में है, और जो शांत घाटी है, देखिए दो घाटियाँ पूछी जाती हैं। एक शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर है? केरल में स्थित है शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और फूलों की घाटी की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, उत्तराखंड की बात आई तो यहाँ से दो प्रश्न और आप याद रखिए। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी हमारा जो है उत्तराखंड में ही है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और इसके अलावा जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड से ये दो प्रश्न आप याद रखिएगा, प्रश्न बनते हैं यहाँ से भी। अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पांचवें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो धावन सोडा का हमारा सही रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 10H2O। क्या हो जाएगा? Na2CO3 10H2O जो हो जाएगा धावन सोडा का हमारा रासायनिक सूत्र हो जाएगा। धावन सोडा का नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है इसका जो है नाम है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि NaHCO3 क्या होता है, तो NaHCO3 जो होता है हमारा खाने वाला सोडा होता है। क्या होता है? जो खाने वाला सोडा होता है वो NaHCO3 होता है। दोनों बात आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, कि अंग्रेजों ने किस वर्ष में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने किस वर्ष में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजों ने जो है 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। 28 मार्च 1849 को जो है लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का जो है ब्रिटिश शासन में विलय जो है इसकी घोषणा कर दी थी। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। बात करें कि जो सेकेंड आंग्ल और द्वितीय आंग्ल सिख जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो 1848 से 1849 के बीच में जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, और इसी के बाद से जो है 1849 में पंजाब पर जो है ब्रिटिश शासन जो है स्थापित हो गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर जो हमारा डी इस प्रश्न का है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो हमारा है कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। देखिए कैसे आपको याद रहेगा, बहुत ही आसान तरीका है। कॉफ़ी का सर्वाधिक मात्रा में हमारे देश में कहाँ पर उत्पादन होता है? देखिए, कॉफ़ी का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन कर्नाटक में होता है। तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर होगा? कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। ये बात आपको हमेशा याद रहेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। अगला देखिए 8वां प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? तो किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष यानी कि जो पूरे भरे हुए होते हैं, जिनका कोष भरा होता है, और रासायनिक रूप से निष्क्रिय? तो देखिए जहाँ पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय की बात आती है वो तो हमारा 18वां समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो आवर्त सारणी का 18वां समूह है, यह निष्क्रिय जो है गैसों का समूह होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? अक्रिय गैस भी कहते हैं। निष्क्रिय कहिए या फिर अक्रिय कहिए, बात एक ही है। आप याद रखिए जो हमारे 18वां जो हमारा समूह है, वर्ग है, इसमें कितने गैस आते हैं? 6 गैस हैं। इनके नाम याद रखने जो कि अक्रिय गैस होते हैं। आपको याद रखिए, देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये हमारे होते हैं 6 अक्रिय गैस, जो कि बार बार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा अक्रिय है या फिर नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी है। बात करके 17वें वर्ग में क्या है, तो इसमें हैलोजन जो है गैस रखे गए हैं। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो? यानी कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति की योग्यता बताई गई है। तो स्पष्ट रूप से पूछा गया कि जो उपराष्ट्रपति की योग्यता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखी गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो ये सभी बातें हैं वो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत रखी गई हैं। अगर हम बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस करें तो देखिए 63 जो हमारा अनुच्छेद है, इसमें राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है, उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति भी होगा। 64 की अगर बात करें, देखिए 64 में लिखा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वह राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, 64 में हो गया। और 65 में क्या लिखा गया है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो जो उपराष्ट्रपति होंगे वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कितने महीने तक? 6 महीने तक जो है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते रहेंगे जब तक कि राष्ट्रपति दूसरा चुन न लिया जाए। तो यहाँ से आपके सारे पॉइंट जो है क्लियर हो जाएंगे। अगला देखिए, ध्वनि कौन सी ऊर्जा है, यानी कि ध्वनि किस ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है? तो देखिए जो ध्वनि होती है हमारी, यह एक यांत्रिक ऊर्जा का रूप है। क्या है? यांत्रिक ऊर्जा का रूप है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 11वां प्रश्न, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने, देखिए मैंने बहुत बार रिपीट किया है, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब? 1897 में। 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। और 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। 3 पॉइंट याद रखिए। और स्वामी विवेकानंद 1893 में जो है शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा। अगला है 12वां प्रश्न, अमृत का पूर्ण रूप क्या है? देखिए जो अमृत योजना चलाई गई थी सरकार के द्वारा, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो है इस योजना का पूर्ण नाम है। अगर हम बात करें कि अमृत योजना कब शुरू किया गया था, तो देखिए 25 जून कब शुरू किया गया था? 25 जून 2015 में यह योजना शुरू की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इस योजना के तहत जो है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में पेयजल, सीवेज और स्थानीय यातायात जो है इसके विकास के लिए जो है कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13वां प्रश्न, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाला आवश्यक नियत बल क्या कहलाता है? तो किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए जो नियत बल लगता है उसे हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकेंद्री बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए? तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए किसी भी जो व्यक्ति होता है उसको उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का जो है अनुभव प्राप्त होना चाहिए। कितने वर्ष का? 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 15वां प्रश्न, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि आपको पहचानना है। देखिए ऊर्जा, कार्य और गति अदिश राशि है, लेकिन जबकि विस्थापन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? विस्थापन जो है यह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें
परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की रक्षा मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए, भारत की रक्षा मंत्री बनने वाली जो पहली महिला थी वो थी इंदिरा गांधी, जो कि प्रधानमंत्री रहने के बाद इन्होंने जो है रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार लिया था। बात करें कि भारत की पूर्णकालिक रक्षा मंत्री कौन बनी है पहली, तो भारत की पहली पूर्णकालिक रक्षा मंत्री की अगर बात करें तो निर्मला सीतारमण जो थी भारत की पहली पूर्णकालिक रक्षा मंत्री बनी थी। और वर्तमान में जो निर्मला सीतारमण है वो पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। और बात करें कि सुषमा स्वराज, तो यह पहली पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री थी। इनका भी नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सरोजिनी नायडू जो थी वह 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं, इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा? तो देखिए, यदि ग्रह पर त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं तो इस ग्रह पर जो जी का मान हो जाएगा, पृथ्वी पर जो 9.8 होता है गुरुत्वाकर्षण, तो वहाँ पर जो है डबल हो जाएगा। तो डबल यानी कि 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, 18वां प्रश्न है कि निम्न में से किस में 3 कक्षीय हृदय होते हैं? देखिए, उभयचर, पक्षी, मछली या फिर सरीसृप, इसमें किस में जो है 3 कक्षीय हृदय होता है? सही आंसर क्या होगा? देखिए, जो उभयचर होते हैं इनमें 3 कक्षीय हृदय होता है। किसमें? उभयचर में 3 कक्षीय हृदय होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सही क्या होगा? ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बढ़ते भ्रूण के पोषक ऊतक के रूप में कौन कार्य करता है? जो बढ़ते हुए भ्रूण होते हैं इसमें पोषक तत्व के ऊतक के रूप में कौन कार्य करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भ्रूण पोष होता है यह बढ़ते हुए भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिए, ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो डेसिबल में मापी जाती है। सी ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 21वां प्रश्न, भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया? तो 21वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2006 में। 2006 में जो है भारतीय जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है 2006 में पारित किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा अबंध होता है का एक सामान्य सूत्र क्या होता है? तो यानी कि स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि एल्काइंस का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो देखिए, जो एल्काइंस का सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n-2 होता है। क्या होता है? CnH2n-2 होता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 23वां प्रश्न, ऋषिकेश भारतीय राज्य उत्तराखंड के किस जिले में स्थित एक शहर है? जो ऋषिकेश है वह उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, ये आपसे ये पूछा गया है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जो ऋषिकेश है यह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है ऋषिकेश। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम रुड़की की बात करें तो देखिए, रुड़की से एक प्रश्न बनता है कि जो भारत में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, कहाँ पर? भारत में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो था 1849 में, वो कहाँ पर खुला था? रुड़की में ही खुला था। तो ये आप याद रखिए, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर? रुड़की में 1849 में खुला था। 24वां प्रश्न है कि चैल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? चैल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में जो है चैल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो वन्यजीव अभयारण्य जितने भी हैं, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जितने भी पक्षी विहार हैं, आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एक बार बिहार विशेष की दृष्टि से और एक बार पूरे भारतीय दृष्टि से भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में बनेंगे। अगला देखिए, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है? जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है इसके बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन देखिए, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल गलत है। देखिए, जो स्थिर अवस्था के दौरान जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा नहीं कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है, एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। गतिज ऊर्जा की गणना जो है ½ mv² में की जाती है। बिल्कुल सही है। गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है। बिल्कुल सही है। तो देखिए, गलत कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है गलत है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि भार की एसआई इकाई किसकी एसआई इकाई के बराबर होती है? तो देखिए, जो भार होता है और जो बल होता है, इन दोनों की जो एसआई इकाई होती है वो एक ही होती है। क्या होती है?
बल का भी एसआई मात्रक न्यूटन होता है और भार का भी एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, भार और बल की जो एसआई इकाई यानी कि एसआई यूनिट होती है वो सेम होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वीडियो अगर आपके लिए अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि अगर अब आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें काफ़ी मुश्किल हो जाएगा वीडियो बनाने में। अगला देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जो हमारा नेवी डे है, नौसेना दिवस का मतलब क्या होता है, नेवी डे हमारे देश में कब मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 27वें प्रश्न का, 4 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को जो है नेवी डे यानी कि नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात आई नौसेना की, तो आपको तीनों सेनाओं के बारे में पता होना चाहिए। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे थल सेना और वायुसेना, क्योंकि जल सेना हमारा हो गया, जल सेना हो गया 4 दिसंबर। थल सेना की अगर हम बात करें, देखिए थल सेना दिवस जो मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को। और वायुसेना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब, 8 अक्टूबर। तो जल सेना दिवस 4 दिसंबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। तीनों याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। 28वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए साबरमती नदी कहाँ पर है, गुजरात में है। और जो हमारा अहमदाबाद शहर है, कौन सा, अहमदाबाद शहर जो है वह साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अहमदाबाद में आपने देखा होगा, सुना होगा कि साबरमती रिवर फ्रंट कहाँ पर है, अहमदाबाद में है, तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। अहमदाबाद से एक प्रश्न और बनेगा कि जो यह शहर जो है विश्व विरासत स्थल में, यानी कि यूनाइटेड नेशन की, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में जो है शामिल हो चुका है यह पूरा अहमदाबाद शहर। तो ये बात यहाँ से एग्जाम में बन सकता है, आप याद रखिएगा। 29वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है। तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल विरोधी जो है कानून का जो है वर्णन किया गया। किसमें, 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोधी से संबंधित है। ए ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए 30वां प्रश्न, भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस सूचक का प्रयोग होता है। तो हेडलाइन मुद्रास्फीति के मापक के लिए जो हमारे देश में WPI, जिसे हम थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इसका प्रयोग होता है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो ये सभी को याद होगा, प्रश्न मोस्ट कॉमन प्रश्न है। तो जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। कब, 1885 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो पहले अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो A.O. ह्यूम को जो है इसका संस्थापक माना जाता है। और पहले अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या फिर गलत है। तो देखिए यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पर हमें बताना है कि ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है समुद्री जल या फिर जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है, बिल्कुल सही। देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है, बिल्कुल सही है। और हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर होती है, ये गलत है। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल जो हमारा ए है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी केवल ए सही है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्रित पौधा है। निम्नलिखित में से कौन जो है वह द्विबीजपत्री पौधा है। सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 33वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो शकरकंद होता है यह द्विबीजपत्री पौधा होता है, शकरकंद द्विबीजपत्री पौधा होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो पानीपत के तीनों युद्ध से प्रश्न बनते हैं। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वह 1761 में किसके मध्य लड़ी गई थी, मराठों और अफगानों के बीच में लड़ी गई थी। किसमें, मराठों और अफगानों के बीच में लड़ी गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1761 जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मीथेन के अणुभार की गणना कीजिए। यानी कि जो मीथेन यानी कि CH4 होता है इसमें इसका अणुभार कितना होता है। तो मीथेन का जो अणुभार होता है वो 16 कितना होता है, 16 होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 36वां प्रश्न, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब क्या बनता है। जब
सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो क्या बनता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन गैस। सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाएगा तो क्या बनेगा? ब्रोमीन गैस बनेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 37वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में पंचायती राज संस्थान द्वारा स्थापित करने वाला पहला राज्य है? देखिए, जो हमने आपको, अगर आपने मेरा पंचायती राज व्यवस्था वाला वीडियो देखा होगा तो आपका पंचायती राज से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिले में जो है सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथकली भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य में हुआ, यानी कि जो कथकली है इसका संबंध किस राज्य से है? तो जो कथकली हो जाएगा हमारा, यह केरल का लोक नृत्य क्या है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य आते हैं, एक हमारा कथकली हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम हो जाएगा। तो कथकली और मोहिनी अट्टम केरल के हो जाएंगे। ओडिशा में ओडिसी चलता है, क्या चलता है? ओडिशा में ओडिसी। तमिलनाडु में भरतनाट्यम और मणिपुर में मणिपुरी। कथक की बात करें तो कथक कहाँ का लोक नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए कि किस वर्ष में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की? तो मैंने भी आपको बताया था कुछ पिछले प्रश्न में कि 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की और 1897 में स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1828 में राजा राम मोहन राय ने जो है कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि कार्बन का कौन सा अपर रूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? तो कार्बन का कौन सा अपर रूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में? सही आंसर हो जाएगा फुलरीन। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 41वां प्रश्न देखिए, पौधे के विभिन्न अंग, वनस्पतियाँ और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? पौधे के विभिन्न अंग, वनस्पतियाँ और जैविक अपशिष्ट जो है बायोमास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बायोमास कहलाते हैं। 41वें का जो सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 42वां प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम यानी कि घटते से बढ़ते हुए क्रम में रखना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में रखना है। सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम दिया हुआ है, तो इसे हमें क्या करना है? धात्विक लक्षणों के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो सही आंसर हो जाएगा 42वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन जो है बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है? देखिए, ग्रह के चारों ओर उपग्रहों की गति और सागर में ज्वार जो है उपग्रह गुरुत्वाकर्षण का परिणाम है, किंतु वर्षा का होना और बर्फ का गिरना जो है गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ से आपका रीजनिंग वाला पार्ट शुरू होता है। 44वें नंबर प्रश्न से क्या शुरू हो रहा है? रीजनिंग वाला पार्ट शुरू हो रहा है। तो आप रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन समूह में भिन्न है? देखिए, रोटी दिया है, चावल, अनाज और गेहूँ। तो देखिए, चावल, गेहूँ और अनाज, चावल और गेहूँ भी अनाज ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो भिन्न हो जाएगा वो रोटी हो जाएगा, क्योंकि जो रोटी है ये पका हुआ भोजन है, जबकि ये तीनों जो है अनाज के श्रेणी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में 1 दिया है, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए, अटॉर्नी जनरल जिसे हम AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 76 में किया गया है और इसकी जो आयु है वो यानी कि कार्यकाल जो होता है वो अनिश्चित होता है, यानी कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बना रहता है, कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 46वां प्रश्न की यकृत का क्या कार्य होता है? तो यकृत का जो मुख्य कार्य होता है पाचन का कार्य होता है। क्या होता है? पाचन जो है यकृत का कार्य होता है। अगर हम यकृत की बात करें तो यहाँ से कुछ प्रश्न और बनते हैं जो आपको याद रखना होगा, एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए, यकृत क्या होगा? ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और उसका वजन जो है 1.5 किलो से लेकर 2 किलोग्राम तक होता है। ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? निम्नलिखित में से स्वच्छ ईंधन का गुण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा कि प्रदूषण मुक्त होना जो है स्वच्छ ईंधन का सबसे बड़ा गुण होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 48 से 50 प्रश्न में हमें क्या करना है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षरों को जो हमें चुनना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए,
गधा, रेकना और बंदर यहाँ पर डैश है। देखिए जो गधे की बोली होती है उसे हम रेकना कहते हैं, जैसे कि कुत्ता भौंकता है, चिड़िया चहकती है, कोयल कूकती है, वैसे ही गधा की बोली को हम क्या कहते हैं, गधा रेकता है। उसी प्रकार से बंदर क्या करता है, बंदर जो है क्या करता है, बंदर चहकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा बंदर का, बंदर जो है चहकता है, यानी कि बंदर के बोली को हम चहकना कहते हैं, चहकना। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, गधा रेखता है, बंदर जो है चहकता है, बंदर की बोली को चहकना कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अब 49वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी के बाद आ गया है डी। ये तो देखिए यहाँ पर बहुत से आसान प्रश्न बन जाएगा। ए बी के बाद यहाँ पर क्या है, सी गायब है, यानी कि एक नंबर छोड़ के डी ई लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा है, ई के बाद क्या आता है, एफ लिखा है, जी लिखा है, एच गायब है, उसके बाद आई जे आ गया है। तो क्या दिख रहे हैं आप, दो के बाद एक जो है अक्षर इसमें से मिस हो रहा है, यानी कि ए बी के बाद सी मिस हुआ, डी ई आ गया, एफ जी के बाद एच मिस हुआ, फिर आई जे आ गया। उसी प्रकार से अब आप बनाइए, देखिए आई जे के बाद क्या हुआ, के मिस हुआ और के बाद एल एम आ गया। तो एम के बाद क्या आता है, एम के बाद हमारा आता है एन ओ के बाद आप पी को मिस कर दीजिए, एम एन ओ पी, क्यू यहाँ पर आ जाएगा और आर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एन ओ क्यू आर। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, एन ओ क्यू आर। तो एन ओ क्यू आर जो है ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है बिल्कुल राइट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 50वां प्रश्न देखिए, इसमें भी हमें देखना है। देखिए 1 दिया है, 8 दिया है, डैश दिया है, 64 दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या बनता है, अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। देखिए यहाँ पर बन रहा है 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 बनेगा, 4 का क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा, 64। तो देखिए यहाँ पर 64 है 4 का क्यूब, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब 27, क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब 27 जो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट हो गया। तो देखिए इस प्रकार से हमने इस वीडियो में कुल 50 प्रश्न देखे हैं। जो अगला वीडियो होगा 51 से लेकर 100 तक, तो उसमें आपको मैक्सिमम प्रश्न जो होंगे रीजनिंग और मैथ के मिलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे शेयर कर दीजिएगा। और अगला वीडियो जो होगा कल सुबह आपको मिलेगा, इसे देखना मत भूलिएगा क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों आज शाम को जो है आपको सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। देखिए कल हमने आपको सामान्य हिंदी का 1 से लेकर 50 तक का प्रश्न करवाया था, और आज जो है शाम को आपको 51 से लेकर 100 तक के जो है पूरे प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आप हिंदी को ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपको ये हमारी जो नई आज की वीडियो है कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।